गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चे हमारी जो क्लास 12th की ज्योग्राफी है उसकी पहली बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। नोट्स के लिए बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है ह्यूमैनिटीज_कॉर्नर। आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च कर लेना या फिर आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, राइट। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ दो टर्म्स है। ठीक है, ग्रोथ है एक तरफ हमारा और एक तरफ है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, दे रेफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी क्या चेंज हुआ एक टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, देखो अगर हम देखते हैं ग्रोथ की, अगर हम बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट हमारी क्वालिटेटिव होती है। एक एग्जांपल से समझो कि एक शहर था जिसकी पॉपुलेशन पहले 1000 हुआ करती थी, एक साल बाद एक ईयर के अंदर वो पॉपुलेशन बढ़ के 2000 हुई, तो ग्रोथ तो हुई है, राइट। क्वांटिटी बढ़ी है बिकॉज वो ग्रोथ है। इसकी वैल्यू न्यूट्रल भी हो सकती है और ये मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी है। अगर घटती तो वो नेगेटिव ग्रोथ हो जाती, राइट। डेवलपमेंट, क्या हम इसको डेवलपमेंट कह सकते हैं? नहीं। डेवलपमेंट हम तब कहेंगे जब यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज डेवलप हुई हो, मे बी कोई एक स्कूल खोला गया हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई हो, काफी सारी हेल्थ पॉलिसीज आई हो, सैनिटाइजेशन इंप्रूव हुआ हो, या फिर यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्रीज लगी हो जिससे लोगों को और भी ज्यादा रोजगार मिला हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिससे उनकी क्वालिटी के अंदर चेंज आया। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ग्रोथ हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा हमारी पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, तो काफी बार जो पॉजिटिव ग्रोथ है उसको डेवलपमेंट कहा जा सकता है, लेकिन हमेशा हम पॉजिटिव ग्रोथ को डेवलपमेंट नहीं मान सकते हैं, राइट। डेवलपमेंट तभी होगी जब वहां पे हाउसिंग को इंप्रूव किया जाएगा या फिर बेसिक सर्विसेज में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन ग्रोथ जो अगर हम बात करते हैं सो दैट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी क्वांटिटी या तो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, राइट। लेकिन डेवलपमेंट इज मच मोर डाइवर्स एंड ब्रॉडन इन इटसेल्फ एज अ टर्म। ठीक है, बहुत एक डाइवर्स टर्म है, हर किसी के लिए अब डेवलपमेंट अलग है। किसी के लिए डेवलपमेंट है उसको 2 टाइम के बेचारे को रोटी मिल जाए, और हमारे जैसे काफी लोगों के लिए डेवलपमेंट है कि हमारी मेट्रो आ जाए हमारे शहर में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल जाए, शॉपिंग मॉल्स खुल जाए, राइट। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं सो ये एक मिक्स बैग है जिसमें लोगों के लिए उनकी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट उनकी होप होती है, उम्मीदें होती हैं, एंड उस बेसिस पे उनकी लाइफ डिपेंडेंट होती है, राइट। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस था हमें इस स्लाइड से समझना था, दैट इज बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव चेंज है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंज दैट ऑलवेज वैल्यूज पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चेंजिंग मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, आज से अगर हम कुछ सालों पहले चले जाए, कुछ डिकेड्स पहले चले जाए, 20-30 साल पहले चले जाए, तो अब डेवलपमेंट को सीधा सीधा हम मानते थे इकोनॉमिक ग्रोथ से, राइट। यानी जिसके पास, जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतनी ज्यादा डेवलप्ड है, ऐसा हम मान करके चलते थे। एग्जाम्पल ले लो अपनी रियल लाइफ से, है ना। पहले आज से अगर हम 15-20 साल पहले जाते हैं, राइट, तो लोग चाहते थे कि बस हमारी अच्छी जॉब लग जाए, मस्त सैलरी हो 2-3 लाख महीने की, और हमारी लाइफ सेट है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भले ही हमारी सैलरी कम हो, हमारे पास पैसा कम हो, लेकिन हम एक हेल्दी और एक पीसफुल लाइफ जी पाए, मेंटल पीस हो, शांति हो हमारी जिंदगी के अंदर, वो ज्यादा सही है, राइट। आप आज के टाइम पे तो रील्स देख देख के मेंटल हेल्थ का इतना हमने पढ़ लिया है, हम खुद ही अपने आप में साइकोलॉजिस्ट बने घूम रहे हैं हर जगह, है ना। तो आज से अगर हम सालों पहले जाते हैं तो लोग हेल्थ को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, एजुकेशन को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, अपनी जिंदगी में फ्रीडम को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, पीस को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, जो आज के टाइम पे हमें लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, धीरे धीरे जो आइडिया था वो चेंज होने लगा, इकोनॉमिक टर्म से हट करके लोग बात करने लगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। देखा जाना चाहिए कि लोगों के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितनी उनके पास फ्रीडम है, आजादी है, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माने जाने लगे डेवलपमेंट के, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर आपकी सैलरीज। ठीक है, अब ये जो आइडिया था ये हमें 80-90 सेंचुरीज के अंदर, सॉरी 18-19 के अंदर हमें देखने को मिला, एंड इसके ऊपर 2 हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, और उन्हीं की आज हम ज्यादातर डेटा पढ़ रहे होते हैं। पहले है महबूब उल हक और दूसरे है अमृत्या सेन, जिन्होंने काफी हद तक इस अप्रोच को लेकर के काम किया है कि इकोनॉमिक टर्म्स के अपार्ट में भी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। ठीक है, महबूब उल हक की अगर हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि डेवलपमेंट तब मानी जाएगी जिससे लोगों की चॉइस को एनलार्जन किया जाए, लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए, राइट, जिससे उनकी लाइफ इंप्रूव हो पाए। यानी एक ऐसा चेंज होना चाहिए जिसमें एक तो लोगों की चॉइस बढ़ रही है, उनकी फ्रीडम बढ़ रही है, उनकी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, एंड उनकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कहीं ना कहीं इनहेंस हो रहा है, उसी को हम डेवलपमेंट मानेंगे। ठीक है, ये कहते थे कि पीपल आर सेंट्रल टू डेवलपमेंट, ये जो इंसान है, ये जो एक मनुष्य खड़ा है, ये सेंट्रल है, इसके चारों तरफ डेवलपमेंट होनी चाहिए।
ठीक है। ये कहते थे कि अब जो चॉइसेस है वो फिक्स नहीं होती, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, राइट। आप पहले देखोगे तो आपके पास 2-3 ही ऑप्शन होते थे कपड़े के। आज के टाइम पे देखो इतने वैरायटी है हमारे पास कपड़ों के अंदर, इतने सारे डिजाइन है, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स है, इतना सारा फैशन हमारे पास भर गया है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, पहले मार्केट्स के अंदर इतनी ज्यादा चॉइसेस नहीं होती थी। आज हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हमें फोन लेना है तो लैपटॉप लेना है तो हमें कुछ भी चीजें लेनी है, बेडशीट तक लेनी है तो इतने सारे प्रिंट्स हमें निकाल करके दिखा देंगे कि बहुत सारी चॉइसेस हमारी बढ़ गई है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट चीज है नहीं, राइट। 1990 की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जिसको यूएनडीपी यूज करती है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे, राइट। इसके अलावा दूसरे जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, अमर्त्य सेन की अगर हम बात करते हैं, ये कहते थे कि फ्रीडम बढ़ा दो, जितनी ज्यादा फ्रीडम बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा डेवलपमेंट होगी। यानी लोगों के पास जितनी ज्यादा फ्रीडम होगी, जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो कहीं ना कहीं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इनकी जो मेन थ्योरी होती थी, दैट रिवॉल्व्ड अराउंड फ्रीडम, की जितनी ज्यादा फ्रीडम उतनी ज्यादा डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेसिक गोल अगर हम बात करते हैं, अमर्त्य सेन के बारे में हमने एक ही पैराग्राफ मेनली डिस्कस करना था और इनकी आगे एक अप्रोच भी आएगी, वो डिस्कस करनी है। बाकी चैप्टर के अंदर जो हम व्यू पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो मेजरली डॉक्टर महबूब उल हक के होने वाले हैं। ठीक है, ये कहते थे कि जो बेसिक गोल होता है ना, वो होता है कि एक ऐसी कंडीशन को क्रिएट करना जहां पे लोग एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाए। अब मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि एक लंबी जिंदगी, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये है कि लाइफ विद सम पर्पस, है ना। ऐसा नहीं कि आप 80-90 सालों तक जी रहे हो, भले ही आप 50 साल तक जी रहे हो, लेकिन आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपका एक करियर सेट होना चाहिए। आपने डॉक्टर बनना है तो आपने आर्मी में जाना है, तो आपने टीचर बनना है, तो आपने कुछ भी करना है, वो आपने करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, है ना। रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला, एक पर्पस ढूंढो अपनी जिंदगी का और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, राइट। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप देखते हो तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप सारी चीजों को पढ़ो, आप एनालाइज करो, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में आप हो गए हो तो मेक श्योर करो, आप भी तो सीयूईटी का इतना ज्यादा प्रेशर होने लग गया है, पहले एटलीस्ट कॉलेज की चिंता नहीं होती थी, बट मेक श्योर करो जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको आप अभी से ही फिगर आउट करना स्टार्ट करो, सो दैट आगे आने वाले आपके ज्यादा साल वेस्ट ना हो पाए, राइट। आगे चलते हैं। तो ये कहते थे कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है एक ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो ऐसे होने चाहिए कि इंसान जो है वो एक लॉन्ग और हेल्थी लाइफ बिता पाए, एक ऐसी इन्वायरमेंट हो जिसके अंदर वो नॉलेज को गेन कर पाए। ठीक है, यानी वो एक डिसेंट लाइफ बिता पाए। ठीक है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, लेकिन उस जिंदगी का एक मीनिंग होना चाहिए, एक मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में एटलीस्ट ये 2 काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि की एरियाज अगर हम बात करें ना डेवलपमेंट के, ये कहते हैं कि 3 चीजों के अंदर सुधार होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी लोगों के पास रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जॉब कर सकते हैं, वो एजुकेशन को ले सकते हैं, राइट। दूसरा कहते हैं कि लोगों की हेल्थ के अंदर हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और तीसरा कहते हैं कि लोगों को एजुकेट करा दो, डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो महबूब उल हक हमारे जो भैया हैं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि 3 एरियाज हैं जिन पे काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी लोगों के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको सारी तरीके की फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा हमने काम करना है, और तीसरा है एजुकेशन। ये कहते थे कि अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो ये आपके की इंडिकेटर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के। ऐसा एरिया जहां पे लोगों की हेल्थ अच्छी है, ऐसा एरिया जहां पे लोगों के पास रिसोर्सेज का एक्सेस है, वो पढ़ पा रहे हैं, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज है रहने के लिए, और वो एजुकेशन को गेन कर पा रहे हैं, वहां पे हमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ये कौन कहते थे? महबूब उल हक कहते थे। ठीक है, ये कहते थे कि काफी बार ऐसा होता है कि लोगों के पास ना कैपेबिलिटी होती है और ना फ्रीडम होती है चॉइसेस करने की। ठीक है, और इसी इनएबिलिटी की वजह से वो नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें पॉवर्टी, गरीब रह जाते हैं, उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से लोग वंचित रह जाते हैं। अगर वो गरीब है बेचारे तो वो स्कूल्स नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, कि आप उनको स्कूल में एंट्री नहीं देते हो, या फिर आप उनको जॉब नहीं करने देते हो, तो वो भी एक मेजर फैक्टर है। और इसके अलावा अगर आपके वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं ही नहीं, लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है, या फिर कोई भी अच्छे स्कूल्स नहीं है, वो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाते हैं, एंड फिर वो अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पाते, अपने लिए चॉइसेस नहीं बना पाते। ठीक है, इसका आउटकम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइफ। ना वो एजुकेटेड हो पाते और ना ही वो एक डिसेंट लाइफ गुजार पाते हैं। इसीलिए नीड ऑफ आर क्या है कि हमें लोगों की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा, और कैपेबिलिटीज कब बढ़ेंगी? जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनको एजुकेशन मिलेगी, और उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस होगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इससे लोगों की चॉइसेस बढ़ेंगी, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, और उनके पास जब वो अपने डिसीजंस खुद से लेने पर लग जाएंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनके पास एजुकेशन होगी, तो अपने आप तरक्की हो जाएगी और ह्यूमन की डेवलपमेंट हो जाएगी, ह्यूमंस का विकास हो जाएगा।
कौन कहते थे? महबूब उल हक कहते थे। ठीक है, ओके, यहां तक हमारा एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर हो गया। हमने देख लिया कि डेवलपमेंट को अगर हम आज से 30-40 साल पहले देखते हैं तो हम मेजरली उसको इकोनॉमिक टर्म्स पे ही नाप रहे होते थे। वही हमारा एक पैरामीटर होता था कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ज़्यादा डेवलप है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो पैसा एक डिफरेंट जॉनरा में आ जाता है। आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है कि उस इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं होनी चाहिए, उसके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उसके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी डेवलपमेंट के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब चारों के चारों भी पूछे जा सकते हैं या किसी एक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है 1-2 नंबर के अंदर। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इक्विटी, यानी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी इनकम है, कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राउंड के ऊपर। प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं, ज्यादातर वुमेन्स जो होते हैं या फिर ऐसे ही बच्चे जो सोशली या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते, सोशल या फिर वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, उनको स्कूल से ड्रॉप आउट करा दिया जाता है। यूजुअली लड़कियों को भी 10वीं 11वीं तक पढ़ाया जाता है ना, काफ़ी केसेस के अंदर पढ़ाया ही नहीं जाता, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनके पास पैसा नहीं होता इसीलिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसका आउटकम क्या होता है, जब वो बेचारे बड़े होते हैं तो उनकी जो चॉइसेस होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, बिकॉज अब वो एजुकेटेड नहीं है तो वो अच्छी जॉब्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनकी हेल्थ फैसिलिटी भी काफ़ी हद तक अंडर नरिश्ड रहती है, माल नरिश्ड रहती है ना। तो कहीं ना कहीं इनकी चॉइसेस लिमिटेड हो जाती है बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू नॉलेज, उनको पढ़ाई के ऊपर अधिकार नहीं मिल पाया। ठीक है, तो पहले जो पिलर है डेवलपमेंट का वो यही है कि सबसे पहला इक्वालिटी होनी चाहिए, सो दैट हर इंसान एक सेम स्केल के ऊपर ग्रो कर पाए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो सेकंड आता है सस्टेनेबिलिटी, यानी कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम आज अपनी जो फीमेल्स हैं, गर्ल चिल्ड्रन को अगर हम स्कूल जाने के ऊपर एम्फेसिस नहीं करेंगे तो जब वो बड़ी होंगी तो उनके सामने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी, मे बी वो कोई डॉक्टर बन सकती थी, कोई टीचर बन सकती थी, कोई अच्छा अपने फील्ड के अंदर कर सकती थी, वो नहीं कर पाएंगी एंड उससे उनकी जो करियर चॉइसेस है वो लिमिटेड रह पाएंगी, हो जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं उनका मेजर जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो इम्पैक्ट होने वाला है। राइट, तो आज भी अगर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे एरियाज है, बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे बच्चों लड़कियों को स्कूल्स में नहीं भेजा जाता है। राइट, हमें भेजा जा रहा है तो ये हमारी प्राइम या सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम करियर वाइज कुछ अच्छा कर पाए। बिकॉज अगर हम अपने से पिछली जनरेशन को देखते हैं, मैक्सिमम केसेस में अगर हमारी मदर वाली जनरेशन, ग्रैंड मदर वाली जनरेशन, उनको वो राइट्स या उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई जो आज के टाइम पे हमें मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी पड़ती है, भले वो कोई लड़का हो भले वो कोई लड़की हो, ठीक है, कि हमें जब इतनी अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है तो हम उसके ऊपर ध्यान दें, अपने करियर के ऊपर फोकस करें। मस्ती मजाक सब चलता रहेगा लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ाई करो मन लगा करके। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं, बीच बीच में मैं थोड़ा सा ज्ञान देने लग जाती हूँ बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि हमें सस्टेनेबल तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है। राइट, हर जनरेशन के पास सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अगर आज की जनरेशन को, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन नहीं मिल पाती है तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं जब उनके बच्चे होंगे उनको भी वो उस लेवल के ऊपर गाइड नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसीलिए हमें मेक श्योर करना चाहिए एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल या जो ह्यूमन रिसोर्सेज है हमें थोड़ा सा वो माइंड में यूज करके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इस तरीके से हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए। अब डेवलपमेंट से मतलब सिर्फ हमारा यही नहीं है, डेवलपमेंट के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज भी आती है। ठीक है, हम जिस तरीके से करियर अपॉर्चुनिटीज आती है ना, तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें एनवायरमेंट टर्म्स के ऊपर, फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर या ह्यूमन रिसोर्सेज टर्म्स के अंदर भी अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच करके सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, अगर इन्हीं में से किसी भी रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं कोल हो गया या फिर ऑयल हो गया, अगर अभी भी हम ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज पर शिफ्ट नहीं करते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन इन रिसोर्सेज को देख ही ना पाए, ना इनसे जो भी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती थी उनका वो फायदा उठा ही ना पाए, बिकॉज हम तब तक उनको एक्सप्लॉइट या एग्जॉस्ट कर चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड आता है हमारा प्रोडक्टिविटी। नाम से समझ में आ गया, प्रोडक्टिविटी से मतलब है हमारा ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी से, यानी प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। ठीक है, अब हमें पता है कि लोगों की जब हेल्थ अच्छी होगी तभी तो वो काम कर पाएंगे ना। अगर वो माइंडली फ्रेश हैं और उनकी हेल्थ अच्छी है तो ही वो ज्यादा काम कर पाएंगे। और इन कंपैरिजन टू अगर एक अनहेल्दी इंसान है, भले ही वो कितना ज्यादा एजुकेटेड हो, भले ही उसके पास कितना पैसा हो, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कब आएगी? जब हम लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करेंगे। उनके पास एक तो नॉलेज भी जरूरी है, ठीक है, तभी वो काम कर पाएंगे। इसके अलावा उनकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें एफर्ट्स करने चाहिए उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। साथ के साथ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर हमें काम करना चाहिए सो दैट हमें बेटर वर्क एफिशिएंसी मिल पाए, बिकॉज पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन।
ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ आता है एम्पावरमेंट। हम काफी बार बात करते हैं आज के टाइम पे वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा बात होती है ना। एम्पावरमेंट का मतलब ये है पावर टू मेक चॉइसेस, यानी आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज या रिसोर्सेज होनी चाहिए कि कल को आप अपनी चॉइसेस को खुद ले पाए, आपके लिए कोई और डिसीजन ना ले रहा हो। ठीक है, ये कैसे आएगी? जब हम फ्रीडम को इंक्रीज करेंगे, लोगों की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए काफी गुड गवर्नेंस या पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आनी चाहिए, सो दैट लोग ज्यादा से ज्यादा एम्पावर हो सके। हमें एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस चीज के लिए, सो दैट लोग जो है वो एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर एजुकेशन को एक्सेस कर पाए एंड अपने लिए अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्डअप कर पाए, सो दैट फ्यूचर के अंदर वो खुद से अपनी चॉइसेस ले सके, अपने डिसीजंस ले सके। ठीक है, अब इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सोशली या फिर इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, वुमेन्स हो गया या फिर बहुत सारी ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके एम्पावरमेंट को लेकर के हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट को पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज का लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, है ना, हमें वो भी सारी चीजें करनी चाहिए। हमारे आसपास कोई अगर छोटा बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर पाता है तो हम उसको पढ़ा सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं एक ग्रेटर लेवल के ऊपर उनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। 4 अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये थे हमारे 4 पिलर्स की। ये 4 पिलर्स है, इक्वालिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से हमने डेवलपमेंट करनी है, प्रोडक्टिविटी इन्हांस करनी है। प्रोडक्टिविटी अगर हम कैसे इन्हांस कर पाएंगे? जब लोगों के पास नॉलेज होगा और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी, और हमें लोगों को एम्पावर करना चाहिए। ये 4 हमारे मेजर पिलर्स हैं डेवलपमेंट को लेकर के, एंड ये चारों ही जो पिलर्स हैं दे सेंटर अराउंड ह्यूमन। तो हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना है। ठीक है, अब कुछ अप्रोचेस है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने दी है। पहला है इनकम अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, ये ओल्डेस्ट अप्रोच है, ये डायरेक्टली हमारी इनकम से लिंक है। ये कहता है कि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ही ज्यादा हमें फ्रीडम देखने को मिलेगी, उतनी ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। यानी लोगों के पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतनी ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। वेलफेयर अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ह्यूमंस को ही बेनिफिशियरीज देखते हैं। यानी ये जो वेलफेयर अप्रोच है ये गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानती है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, सोशल सेकेंडरी एमिनिटीज के ऊपर, सो दैट लोगों को उनका बेनिफिट मिल पाए एंड फिर ही डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पे जो पीपल है दे आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन डेवलपमेंट, ये क्या है? पैसिव रेसिपेंट्स है, यानी इनको मिल रहा है। ठीक है, कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है सारी एरियाज के अंदर इनको काम करके। तो ये वेलफेयर अप्रोच है, यहाँ पे मेजरली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है डेवलपमेंट के लिए, कि जितना ज्यादा पैसा सरकार खर्च करेगी अपने लोगों के ऊपर उतनी ही ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक नीड अप्रोच ये दी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। ये कहती है कि 6 बेसिक नीड है: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन और हाउसिंग। इनको अगर आप इन सेक्टर्स के अंदर अगर आप काम करते हो तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चॉइसेस वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, यहाँ पे बेसिक नीड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है कि ये 6 चीजें हैं, अगर ये हर इंसान को मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए डेवलपमेंट हो रही है, राइट। आगे चलते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच जो किसने दी है? प्रोफेसर अमृता सेन ने दी है। ये कहते हैं कि लोगों की हमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करने में ध्यान देना चाहिए। किस किस एरिया में? अगैन वही सेम 3 एरियाज है: हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। और इसी से ही हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो इन अप्रोचेस से हमें समझ में आता है कि अगर हम चारों अप्रोचेस को पढ़ेंगे ना तो हमको चारों ही सही लगेंगे। ठीक है, अब भैया हर इंसान के नजरिए से अगर हम देखना चाहेंगे तो हर इंसान के लिए अलग होगी। अब काफी लोगों को ये लगता होगा, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, काफ़ी लोग कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं आ सकती, बट इन रियलिटी अगर आप देखते हो तो पैसे से ही खुशियाँ आती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका जो मन करेगा आप वो खरीद सकते हो, है ना, आप इंजॉय कर सकते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो। ठीक है, आप मेजर जो प्रॉब्लम्स होती है अगर हम आज के टाइम पे भी देखते हैं ना तो पैसे की है। तो इनकम अप्रोच भी एक तरीके से सही है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने पढ़ी वेलफेयर अप्रोच वो भी एक तरीके से सही है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना अच्छे हॉस्पिटल्स को, इसीलिए वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। तो ये भी एक तरीके से सही है। फिर हम बेसिक नीड अप्रोच को पढ़ते हैं तो ये भी सही है कि अगर देश के अंदर हर इंसान की हेल्थ के ऊपर उसको खर्चा मिल रहा है, उसकी एजुकेशन मिल रही है, उसको खाना पानी मिल रहा है और उसको रहने के लिए घर मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। तो ये जो अप्रोचेस हैं अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने की देखेंगे, ठीक है, अगर हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन है जिसको इंडस्ट्रीज लगानी है, जिसको पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो इनकम अप्रोच को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो टाइम टू टाइम ऐसी काफ़ी सारी अप्रोचेस आई है जिनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट को देखने का।
राइट और ये सिचुएशन टू सिचुएशन और कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है, राइट। जैसे अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हैं तो आज भी हम कुछ ऐसे एरियाज की वीडियोस हम देखते हैं, है ना, जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, इतने ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है कि उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ ही फुलफिल नहीं हो पाती है। तो उनके लिए डेवलपमेंट तो इतना ही है ना कि उनको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, वही उनके लिए डेवलपमेंट है, उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर हम फॉरेस्ट वाले एरियाज में जाकर के देखेंगे तो वो चाहते हैं कि फॉरेस्ट को कट नहीं किया जाए, बिकॉज वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए लाइवलीहुड का साधन वो फॉरेस्ट ही है। लेकिन हम जैसे निठल्ले लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, हमें चाहिए कि वहां से मस्त हाईवे बन के आए, वहां से मस्त रेलवे बन के आए, राइट। सो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है अपने आप में, है ना। सो दैट इज अबाउट द मेजर 4 अप्रोचेस। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अब तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया था? महबूब उल हक ने दिया था, ठीक है। HDI जो बेसिकली ये एक इंडेक्स है जो रैंक करता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, किन 3 एरियाज पे, जो महबूब उल हक ने सजेस्ट किए थे, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। रैंकिंग जो होती है दैट इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। इस तरीके से 3 इंडिकेटर है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हमें बर्थ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज कितनी ज्यादा अच्छी है, कितने लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, है ना। सिमिलरली एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम अडल्ट लिटरेसी रेट को देखते हैं, या फिर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की साल के अंदर कितने बच्चों ने स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर एनरोल किया है ना, वो देखा जाता है। रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो परचेजिंग पावर से देखा जाता है, जो US डॉलर्स के अंदर होते हैं, राइट। हर एक डायमेंशन को जो वेटेज है दैट इज 1:3, 1 पॉइंट इन तीनों का है। आउट ऑफ 3 इनको कैलकुलेट किया जाता है। जितना ज्यादा आपका स्कोर 1 के क्लोजर होता है उतनी ज्यादा आपको वहां पे उस कंट्री की या उस पर्टिकुलर एरिया की ह्यूमन डेवलपमेंट मानी जाती है। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये मेजरली अटेनमेंट्स को यानी अचीवमेंट्स को मेजर कर रहा है, इसीलिए इसकी शॉर्टकमिंग ये है बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा। आप एजुकेशन की बात करते हो तो जरूरी नहीं है कि उस शहर के अंदर हर बच्चे को एजुकेशन मिल रही हो, जरूरी नहीं है कि उस शहर के अंदर हॉस्पिटल हो ही तो सब लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही होती है ना। तो अगर हम एक ब्रॉडर टर्म पे देखते हैं, आज हम देखते हैं, हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, है ना, हमारे दिमाग में आता है USA, हमारे दिमाग में आता है लंदन, हमारे दिमाग में आता है जापान। क्या वहां पे गरीब लोग नहीं है? क्या वहां पे स्ट्रीट वेंडर्स नहीं है? क्या ऐसे लोग नहीं है जो जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, जैसे सिचुएशन इंडिया में है? वहां पे भी ऐसे लोग हैं, है ना। तो यही इनकी शॉर्टकमिंग्स होती है कि हम ऊपर की एक बड़ी पिक्चर देख रहे होते हैं लेकिन अंदर जाकर के हम नहीं देखते कि एक्चुअली में सिचुएशन है क्या, बिकॉज ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बातचीत करते ही नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम जो पैसा होता है वो कुछ लोगों के हाथ में होता है, इसके नीचे या तो मिडिल क्लास होते हैं और सबसे नीचे हमारी काफी सारी ऐसी पॉपुलेशन होती है जिनकी बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पा रही है, और ये मैक्सिमम कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक और इंडेक्स आता है दैट इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये बेसिकली शॉर्टफॉल्स को मेजर कर रहा होता है, ये एक नॉन इनकम मेजर होता है। इसमें बेसिकली हम मेजर करते हैं ऐसे लोग कितने लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो 40 की एज तक नहीं सर्वाइव कर पा रहे। वहां पे हम लिटरेसी रेट को मेजर करते थे कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे हम इलिटरेसी रेट को मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजर करते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है। हम अंडर वेट बच्चों को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो उसके अटेनमेंट्स को मेजर कर रहा होता है, और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हमारी शॉर्टफॉल्स को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। 1990 से UNDP हम पढ़ के आए हैं, हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। UNDP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 1 मार्क वाले क्वेश्चंस के लिए बच्चे ये जो आपकी फुल फॉर्म्स है, एब्रीवेशंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी जिन बिन चैप्टर्स में आती है आप एक बार बोल के रिवाइज कर लो तो आपको रिकॉल हो जाएगा। जैसे हमने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ा है ना। आई डोंट नो वो वीडियो अभी चैनल पे आया है नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। बट ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आपको ये चीजें दिखे आप रिकॉल करते जाओ डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कौन से चैप्टर में या कौन से सब्जेक्ट में है ना। तो UNDP हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। ये एक रैंक देता है हर कंट्री को कि वो किस लेवल पे हैं, ठीक है। अब ये दोनों ही इंडेक्स का यूज करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का भी, और इस बेसिस पे रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है। आगे चलते हैं। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ये एक हमारा बॉक्स दिया हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सा इंटरेस्टिंग सा बॉक्स है। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस करके एक अपनी खुद की एक कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए उन्होंने एक स्केल बनाया हुआ है, ठीक है। ये मटेरियल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि ये जो मटीरियलिस्टिक जो हमारी जिंदगी है ना वो कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करती है, और इसके अलावा कल्चरल या फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी बहुत ज्यादा हार्म करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका मानना ये है कि प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी आप खुशी के बेसिस के ऊपर आप मतलब बेसिकली ये जो मटेरियलिस्टिक हमारे लिए चीज़ें हैं ना कि बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसको ये ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। ये वैल्यू देते हैं स्पिरिचुअल,
ठीक है, नॉन मटेरियल या फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, तो ये ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को यूज करते हैं अपनी कंट्री को डिनोट करने के लिए। और डिफरेंट फैक्टर्स हैं वहाँ पे कि किस तरीके से वहाँ पे पेड़ों को प्रिजर्व करके रखने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, कल्चर जो है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कल्चर को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीखना चाहिए हमको कि किस तरीके से भूटान अपनी डिस्पाइट द मटेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स वो अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बचा करके रखना चाहता है एंड उसको ही मेजर सुप्रीम मानता है अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए। आगे चलते हैं तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल कंपैरिजन। इस टॉपिक के अंदर मेनली हमने काफी सारे डिफरेंट कंट्रीज को स्टडी करना है कि किस तरीके से हमें डिफरेंट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कंट्रीज का, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा HDR इंडेक्स था जिसको भी हम डिस्कस करके आए हैं, HDI जो हमारा इंडेक्स था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बेसिस पर अगर किसी कंट्री की रैंकिंग 0.800 से ऊपर है तो उसको वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है एंड 59 कंट्रीज इस कैटेगरी में आती है, ठीक है। उसके बाद अगर जिन कंट्रीज की रैंकिंग 0.701 से लेकर के 0.799 के बीच में है, सो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड करंटली 53 कंट्रीज हमारे पास ऐसी हैं। सिमिलरली थर्ड कैटेगरी अगर हम देखते हैं, सो द कंट्रीज हैविंग द रैंक बिटवीन 0.550 टू 0.700 वो मीडियम की कैटेगरी में आती हैं एंड देयर आर अराउंड 39 कंट्रीज, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं तो जिन कंट्रीज की रैंकिंग 0.549 से नीचे है वो आती है लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में, और ऐसी कुछ 38 कंट्रीज आज के टाइम पे एग्जिस्ट किया करती हैं, ठीक है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2018 की, लेकिन अभी 2024 चल रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, राइट। तो हमें काफी चेंजेस इस टेबल के अंदर, इन कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलता है। सिमिलरली एक और हमको टेबल दी हुई है जिसके अंदर हमें टॉप 10 रैंक्ड कंट्रीज दी गई है, जैसे नंबर 1 पे नॉर्वे था, स्विट्जरलैंड था, देन देयर वाज ऑस्ट्रेलिया, देन आयरलैंड था, फिर जर्मनी था, आयरलैंड था, हांगकांग था, स्वीडन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भी हमारी अगेन 2018 की रिपोर्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चंस इस वाली टेबल से आना ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बट यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको रैंकिंग दे दी जाए, लेट्स सपोज कि कौन सी कैटेगरी में आती हैं ऐसी कंट्रीज जिनकी HDI इंडेक्स की वैल्यू 0.701 से लेकर के 0.799 के बीच में है, सो यू हैव टू टेक हाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से कुछ आ सकता है, बट एनीवेज तो मेनली हमें यही बताया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है वो डिफरेंशिएट करता है एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है दैट कि जो साइज है टेरिटरी का या जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो डायरेक्टली आपकी रिलेटेड नहीं होती ह्यूमन डेवलपमेंट से, बिकॉज काफ़ी बार हमने ऐसा देखा है कि काफ़ी सारी जो छोटी कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज अगर हम देखते हैं, वो काफ़ी अच्छा करती है कंपेयर टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम जापान को देखते हैं तो जापान बहुत एक तरीके से बहुत वल्नरेबल एरिया के अंदर भी सिचुएटेड है, टाइम टू टाइम वहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक सुनामीज आती रहती है, ठीक है। वहाँ पे रिसोर्सेज का बेस भी इतना ज़्यादा नहीं है, राइट। एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वहाँ की बहुत कम है, लैंड भी बहुत छोटा सा हिस्सा है, राइट। उसके बावजूद भी ये काफ़ी बड़ी बड़ी धुरंधर जो कंट्रीज होती है उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। सिमिलरली काफ़ी बार ऐसे होते हैं कुछ पुअर नेशंस होते हैं जिनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं होती, इंडस्ट्रियल बेस इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हाई रैंक करती है कंपेयर टू देयर नेबर्स। अब बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ना सिर्फ आपका इनकम देखा जाता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे काफ़ी कंट्रीज है जहाँ पे लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या फिर उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो डेफिनेटली उनकी रैंकिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू अदर बिग पार्ट्स या फिर बिग कंट्रीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट में यही लिखा गया है कि जो श्रीलंका है, त्रिनाद है या तबागू है, ये अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में देखते हैं तो ये साइज में इनसे काफ़ी छोटी है, इनकी इकोनॉमी का साइज भी बहुत ज़्यादा कम है, रिसोर्स बेस भी काफ़ी कम है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करती है, इंडिया से ऊपर इनकी रैंकिंग आती है। लेकिन अभी श्रीलंका का तो दिवाला ऑलरेडी बजा पड़ा है बिकॉज इट हैज़ गोन बैंकरप्ट कंप्लीटली एंड श्रीलंका के अंदर एक बहुत मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं ना यार, ये कभी भी स्टैटिक या स्टेबल नहीं रहती है, राइट। एवरीथिंग इज चेंजिंग, है ना। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो जब ये बुक्स लिखी गई थी, राइट, ये बुक का डेटा बहुत सालों पुराना चल रहा है, उस टाइम पे इंडिया उतना अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो फोर्थ या फिर आई गेस फिफ्थ इकोनॉमी आ चुकी है हमारी रैंकिंग वाइज, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है। ट्रिलियंस के अंदर हमारी जो इकोनॉमी का साइज है वो कैलकुलेट होने लग रहा है। इसके अलावा हमारी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छी है। हमारे अगर हम इंडिया की वैसे भी बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स पे देख लो आप, मिलिट्री टर्म्स के ऊपर देख लो, या फिर आप स्पेस मिशन हमारे काफ़ी अच्छे हुए हैं, राइट। बहुत सारा ऐसा सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, स्पेसिफिकली जिस तरीके से हमने कोविड के अंदर उस पूरी सिचुएशन को टैकल आउट किया है, राइट। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो इंडिया की पोजीशन इज इंप्रूविंग अ लॉट, है ना, और इसीलिए हमारी बुक्स के अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड है, बिकॉज
इस बुक्स जो है ना, काफ़ी जगह पे आप देखोगे तो कि इंडिया को हमेशा डीमीन करके पढ़ाया जाता है, राइट? इसीलिए हम कल्चरली उतना ग्रो या स्ट्रांग नहीं हो पाए। अगर हम चाइनीज़ कल्चर को देखते हैं या जापानीज़ कल्चर को देखते हैं या फिर हम कोरियन कल्चर को देखते हैं, सो दीज़ आर द कंट्रीज़ दे फोकस अ लॉट ओवर देयर कल्चरल एजुकेशन एज़ वेल, है ना? उनको स्कूल के अंदर वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ अगर आए, ठीक है? वी कैन जस्ट होप फ्रॉम द गवर्नमेंट कि ऐसे कुछ चेंजेस आए हमारे एजुकेशन के अंदर, सो दैट हम कुछ अच्छा पढ़ पाए एंड उससे हमें कुछ ना कुछ अच्छा एक इनपुट देखने को मिले, राइट? बिकॉज़ आप मैक्सिमम केसेज़ में देखते हो, आप हिस्ट्री की बुक उठा करके देख लो, आप ज्योग्राफी के भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर, राइट? हमेशा इंडिया को डीमीनिंग या फिर कंपैरिजन करते हैं, तो आज के टाइम पे हमारा कंपैरिजन श्रीलंका या इन कंट्रीज़ के साथ है नहीं। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो आज के टाइम पे इंडिया कंपीट कर रही है यूएसए के साथ, इंडिया कंपीट कर रही है चाइना के साथ, इंडिया कंपीट कर रही है रशिया के साथ, इंडिया कंपीट कर रही है बड़े-बड़े इकोनॉमिक जायंट्स के साथ, बिकॉज़ आज के टाइम पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही अ, अलग हो चुकी है, राइट? सो हम तो बस होप ही कर सकते हैं कि बिकॉज़ जो ह्यूमैनिटीज़ का जो सिलेबस है, जो पूरा एक तरीके से करिकुलम है, उसके अंदर आज के टाइम पे बहुत ही इंस्टेंट चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। बट एनीवेज़ हमें यही पढ़ना पड़ेगा, राइट? मैं जब भी पढ़ाती हूँ इस तरीके से, तो आई ऑलवेज़ थिंक ऑफ दैट कि हमारी स्ट्रीम को इसीलिए डिमीन किया जाता है बिकॉज़ हमारा सिलेबस ही अप टू डेट नहीं है, इतना पुराना और इतना वाहियात डेटा हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज़ व्हाई हमेशा इसको डिमीन करके देखा जाता है कंपेयर टू अदर streams, right? But anyways it is what is it is, and we can just hope for betterment कि कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस लाए जा सके। बट हम इतना कर सकते हैं कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप कुछ अच्छा पढ़ लो, राइट? आंसर राइटिंग के अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स ले आओ, इतना ही हम अपने इनके ऊपर कर सकते हैं। अ, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो काफ़ी सारे हमारे स्टेट वाइज भी हमें डिफरेंट डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। केरला की अगर हम बात करते हैं सो इट परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात की अगर हम बात करते हैं, राइट? तो काफ़ी सारे स्टेट वाइज भी हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बिकॉज केरला के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है, रूरल लेवल के ऊपर बहुत सारा अच्छा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलता है कंपेयर टू पंजाब या फिर आप नदन स्टेट्स को अगर कंपेयर आप करके देखते हो तो, ठीक है? तो इस टॉपिक का पढ़ाने का मतलब यही था कि टेरिटरी का साइज या फिर आपकी पर कैपिटा इनकम मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने जो सोशल सेक्टर्स है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इसके अलावा एनवायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, उनके अंदर कितना डेवलप कर पा रहे हो। एट द एंड वो फिर आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से क्राइटेरिया आ जाता है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, हाई लेवल हमने पढ़ा कि 53 कंट्रीज है। अब ऐसे क्यों है कि इन कंट्रीज के पास मतलब कुछ तो फैक्टर्स रहे होंगे ना कि इनको हमेशा हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मिला है। तो सबसे ज़्यादा पहला है कि इन्होंने अपने सोशल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, यानी एजुकेशन के अंदर, हेल्थ केयर जो थी गवर्नमेंट की हमेशा से प्रायोरिटी रही है। बहुत सारी स्कीम्स लाई जाती थी जिनके अंदर जो कॉमन पीपल होते थे उनके अराउंड बहुत सारी जो वो स्कीम्स थी वो सेंटर करती थी, उनको फायदा देती थी, ठीक है? दूसरा है लेस सोशल डाइवर्सिटी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज अगर सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा अगर आपके यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिफरेंसेस है, तो टाइम टू टाइम हमें काफ़ी सारे डिबेट्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारी क्राइसिस देखने को मिलेंगी या काफ़ी सारी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेंगी अमंग टू एंड डिफरेंट अदर रिलीजन्स, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज इंडिया की टर्म्स की बात करते हैं, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट यूसीसी, है ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, राइट? तो अगर ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट आएंगे, राइट? यूसीसी का है ही जो बेसिक एम है दैट इज एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सबके लिए एक समान अधिकार होंगे, एक समान रूल्स होंगे, सो दैट उस बेसिस पे आपको कंट्री को गवर्न करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा एंड बहुत सारी डिस्प्यूट्स, बहुत सारे जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो भी हम खत्म कर पाएंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी रिलीजन से, किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, लेकिन सबके लिए एक समान अधिकार और एक समान रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, राइट? सो अगर हम बात करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट यूसीसी, काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं इस टॉपिक के ऊपर बोलना, लेकिन यूसीसी इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल मैटर, एक पॉलिटिकल मैटर नहीं है। हमने देखा कि ऐसी कंट्रीज जिनके अंदर कम सोशल डाइवर्सिटी है, जिनके पास यूनिफॉर्म लॉज है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है उनके गवर्निंग बॉडीज के अंदर, वो ज्यादा अच्छा डेवलप कर पा रही है बिकॉज कहीं ना कहीं ये काफी सारे कन्फ्लिक्ट्स को एंड कराने की कोशिश करता है, राइट? तो इसीलिए यूसीसी इज नॉट मर अ पॉलिटिकल एजेंडा या फिर एक पॉलिटिकल प्लान, राइट? इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी हमें बहुत सारी चीजों के अंदर देखने को मिलेगा, राइट? जब सबके लिए कॉमन लॉज होंगे, कॉमन कंसेंसस होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा लीगल सिस्टम भी बहुत ज्यादा सुधर पाएगा, है ना? और भी बहुत सारे ऐसे हमें फायदे होने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसी जब स्कीम्स आती है, पॉलिसीज आती है, मेक श्योर करो, पढ़ो उनके बारे में, रिसर्च करो, राइट? और इस कैटेगरी में मेनली हमारी जो पहले इंपीरियल पावर्स हुआ करती थी, यूरोपियन नेशंस हुआ करते थे, वो आते हैं, ठीक है?
आगे चलते हैं तो मीडियम लेवल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे यूजुअली हमें 39 कंट्रीज देखने को मिलती है। ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इमर्ज हुई है। यहाँ पे भी अगेन वही पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज को लाया गया था एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस किया गया था। ठीक है, अब क्योंकि हाई सोशल डाइवर्सिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर सोशल क्राइसिस हमें हमेशा देखने को मिलती है। लोगों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट को लेकर के दंगे फसाद रहते हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो भले ही हमारा सोशल जो हमारा एक तरीके से क्लासिफिकेशन है या सोशल जो हमारा सिस्टम है कि किस तरीके के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कितने रिलीजन्स है, कितनी लैंग्वेजेस है, कितना कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लो लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 38 कंट्रीज आती है। यहाँ पे ये यूजुअली स्मॉल कंट्रीज होती है। अब ये लो लेवल इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हमेशा या तो पॉलिटिकल टर्मोइल होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान का आज केस देख लेते हैं, श्रीलंका का अगर हम आज केस देख लेते हैं, राइट, तो पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, कभी भी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रही नहीं, हमेशा मिलिट्री का कमांड हमें वहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा सोशल इंस्टेबिलिटी रहती है, अब रिलीजन के नाम पे भी हो सकती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें सिविल वॉर हमेशा देखने को मिले हैं, फेमाइन होते हैं, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बार बार सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो वो इससे डेवलप नहीं कर पाते हैं बिकॉज लोग का मैक्सिमम टाइम उस पर्टिकुलर चीज़ से फिगर आउट करने में निकल जाता है, या फिर ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कोई बीमारी आ गई है जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती है। राइट, सो ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे हमें लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इसीलिए बहुत अर्जेंट नीड है कि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को एड्रेस किया जाए, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है सो दैट उस एरिया को डेवलप किया जा सके, वेल थॉट आउट पॉलिसीज को वहाँ पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं तो की लर्निंग्स अगर हम देखते हैं इस चैप्टर से, हमने देखा कि जो कंट्रीज जिनके पास हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अपने सोशल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही होती है, वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल ज़्यादा नहीं होते और इंस्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इक्विटेबल देखने को मिलता है कंपेयर टू द कंट्रीज जहाँ पे लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। यहाँ पे ज़्यादातर पैसा उनके डिफेंस के ऊपर खर्च हो रहा होता है रादर देन सोशल सेक्टर्स। ठीक है, कॉमन पीपल के ऊपर इतना कुछ पैसा खर्च नहीं हो रहा होता, वो सारा पैसा अपना वॉर के अंदर या टेररिज्म में फंड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसा आज तक पाकिस्तान करता आया है। ठीक है, तो यही दिखता है कि ये जो कंट्रीज है दे आर टेन टू बी लोकेटेड इन एरियाज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नॉट ओनली पाकिस्तान, अगर आप सीरिया को जाकर के देखते हो, और उधर का जो हमारा गल्फ रीजन के अंदर काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो जिनका मेजर भट्टा इसलिए बैठा है बिकॉज वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप इतने ज़्यादा एक्टिव है कि वो सारा जो पैसा है वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर या वॉर्स के अंदर ही लगा रहे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती है बिकॉज कॉमन पीपल का वहाँ पे कोई से एज सच हमें देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। ओके, तो हमने मेनली ह्यूमन डेवलपमेंट में डेफिनेशन पढ़ लिया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ इज बेसिकली आ क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ हमारा क्वांटिटी में अगर कोई भी चेंज होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट अगर हम बात करते हैं तो हमेशा वहाँ पे हमें क्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा एंड इट ऑलवेज वैल्यूज पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा चेंजिंग मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, पहले डेवलपमेंट को यूजुअली हम सिर्फ और सिर्फ इनकम के साथ कोरिलेट कर पा रहे होते थे, लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे महबूब उल हक एंड अमृत्य सेन ने काफ़ी काम किया इस लाइन के अंदर, सो हमें और डिफरेंट पैरामीटर्स देखने को मिले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के तौर पे। ठीक है, अब बेसिक की वही सब डेफिनेशंस है जिनको आप देख सकते हो। 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। सबसे पहला है इक्विटी, यानी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस होना चाहिए। साथ के साथ कुछ ऐसे जो सेक्शंस है जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, या कुछ ऐसी जो ग्रुप्स है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन है या चिल्ड्रन है जो काफ़ी वनरेबल होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज भी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी, यानी हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करनी है कि कंटिन्यूटी बनी रहे इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। राइट, उसके बाद नेक्स्ट था प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से मतलब है हमारी ह्यूमन लेवल प्रोडक्टिविटी से, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हम लोगों की कैपेबिलिटीज़ को बिल्डअप करें, उनके लिए एजुकेशन को प्रमोट करें, साथ के साथ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ को उनको फैसिलिटेट करा पाए सो दैट उनकी वर्क एफिशिएंसी बनी रहे। ठीक है, एम्पावरमेंट यानी एक ऐसी एबिलिटी जिनमें लोगों के पास पावर होती है टू मेक देयर ओन चॉइसेस। ये कब होगी? जब उन्हें फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए सो दैट लोग खुद एजुकेट हो सके, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सके, सो दैट वो अपने लिए खुद के डिसीजंस खुद से ले सके। राइट, आगे चलते हैं। 4 अप्रोचेस को हमने डिस्कस किया। पहली थी हमारी इनकम अप्रोच, तो डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड थी, यानी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। सेकंड है वेलफेयर अप्रोच। इसके अंदर मेनली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि गवर्नमेंट को सभी सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, सेकेंडरी एमिनिटीज, सो दैट कॉमन सिटीजन्स का भला हो पाए एंड उसके बाद ही डेवलपमेंट हो जाए पाएगी। नेक्स्ट बेसिक नीड अप्रोच जो थी वो हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी। इनका कहना था कि 6 बेसिक नीड्स है, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। अगर ये आप पूरी कर पा रहे हो
तो टेक्निकली आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है कैपेबिलिटी अप्रोच, जो प्रोफेसर अमृत्य सेन ने दी थी। ये चाहते थे कि हमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को जितना ज़्यादा बिल्डअप करेंगे, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी देंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और उनके पास अगर रिसोर्सेज का एक्सेस होगा तो अपने आप ही डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये किसने दिया था? महबूबुल हक ने दिया था, राइट। ये रैंक करता है कंट्रीज को एंड की इंडिकेटर्स होते हैं आपके हेल्थ, एजुकेशन या फिर रिसोर्सेज। सिमिलरली एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है जो हमारी शॉर्टफॉल या शॉर्ट कमिंग्स को मेजर कर रहा होता है, और इन दोनों इंडेक्स को ही यूज करके यूएनडीपी हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, रियली सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जो बेसिकली एक क्राइटेरिया है भूटान के थ्रू यूज किया जाता है अपने डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ये बेसिकली मटेरियल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं मानता है। ये यूजुअली अपनी स्पिरिचुअलिटी को, कल्चर को या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने को एक की इंडिकेटर मानते हैं इंडेक्स का, इसीलिए इनको ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का इंडेक्स इन्होंने अपना नाम दिया। इंटरनेशनल कंपैरिजन में हमने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कंपेयर करके पढ़ा, और इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट उन कंट्रीज़ में क्यों है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ आज तक ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।